अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ साइंसेज पोस्ट RN में बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट। आज हमारा जो चैप्टर है दैट इज कॉल्ड एज प्रोटीन्स। सो बेसिकली हम समझने की कोशिश करेंगे प्रोटीन्स क्या होती हैं, उनकी बायोकेमिस्ट्री क्या है और प्रोटीन का जनरल स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। अगर देखें तो कुछ प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनको अमाइनो एसिड का नाम दिया जाता है, तो हम समझेंगे अमाइनो एसिड क्या होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या हैं, कुछ उनकी टाइप्स होती हैं, कुछ पोलर अमाइनो एसिड्स होती हैं, कुछ नॉन पोलर होते हैं, कुछ ज्विटर आइन बनाते हैं। तो दैट मीन्स के बॉडी की जो पीएच है उसका प्रोटीन पे क्या फ़र्क पड़ता है या अमाइनो एसिड्स पे क्या फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा प्रोटीन की क्लासिफिकेशन करेंगे क्योंकि बॉडी में तो हज़ारों की तादाद से प्रोटीन्स हैं, तो कुछ सॉल्युबिलिटी की बुनियाद पे क्लासिफाइड हैं, कुछ की कंपोजिशन अलग है, कुछ का फंक्शन अलग होगा, शेप अलग होगी, तो मुख्तलिफ बातें हैं। और सिग्निफिकेंस क्या है प्रोटीन डीनेचरेशन की। इसके अलावा डाइपेप्टाइड्स क्या होते हैं, ट्राइपेप्टाइड्स क्या होते हैं, और प्रोटीन के स्ट्रक्चर लाइक प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं। तो यानी ओवरऑल इस चैप्टर को एंड पे आपको एक अच्छी खासी नॉलेज, आपको एक अच्छा खासा नॉलेज मिलेगा प्रोटीन के ऊपर, ताकि आप कभी भी कहीं डिस्कस कर सकें प्रोटीन्स हैं क्या। सबसे पहले तो अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड जो होते हैं छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। जैसे आप जानते हैं, जब फर्ज कीजिए एक बिल्डिंग है, तो अगर एक बिल्डिंग बनी हुई है ना, तो उस बिल्डिंग के कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे, कुछ कहीं पे ईंटें लगी होंगी तो वो एक बिल्डिंग ब्लॉक है, कहीं पे पिलर जुड़े होंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इसके साथ साथ कहीं पे टाइल्स लगी होंगी ये भी बिल्डिंग ब्लॉक हैं। तो ये छोटे छोटे जो चीज़ें हैं जो एक पूरी बिल्डिंग बनाते हैं, हम इसको बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। अब अगर एक प्रोटीन है, एक उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये फर्ज कीजिए एक प्रोटीन है, इस प्रोटीन के खास किस्म का स्ट्रक्चर है, तो किसी चीज से तो बना होगा। तो ये कुछ छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो इस प्रोटीन को बनाते हैं, और इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं। अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं, इस तरह से जुड़ते हैं, और ये जब जुड़ते हैं तो आपस में बॉन्ड बनाते हैं। इस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड्स। कुछ लॉन्गर चेन्स बनती है लंबी लंबी, हम उनको पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं कि बहुत सारे पेप्टाइड्स मिलकर प्रोटीन बनती है। अच्छा, ये जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं या पॉलीमर्स हैं, ये लीनियर भी हो सकते हैं, अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, with each amino acid within the chain attached to neighboring amino acid। यानी एक अमाइनो एसिड अपने नेबरिंग अमाइनो एसिड से अटैच भी होता है। तो सीधा सीधा लीनियर स्ट्रक्चर भी हो सकता है, अनब्रांच्ड, कोई ब्रांच हो या कोई ब्रांच ना हो, इस तरह का भी स्ट्रक्चर हो सकता है। और जो प्रोटीन मेकिंग का प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। क्या मतलब होता है कि देखिए आपके पास, आपको पता है आपके पास सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, डीएनए से सबसे पहले बनता है आरएनए, ठीक है, और आरएनए से फिर बनती है प्रोटीन्स, ठीक है। और प्रोटीन बनाता कौन है आरएनए से? वो हमारे सेल में छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स दैट आर नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स, ये प्रोटीन बनाते हैं। अब ये जो डीएनए से आरएनए का बनना है, इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और आरएनए से डीएनए प्रोटीन्स का बनना, जब आरएनए से प्रोटीन बनती है, नोन एज ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये जो आपके पास प्रोटीन्स बनती हैं फ्रॉम द आरएनए, प्रोटीन्स बन रही है, वी कॉल दिस प्रोसेस इज ट्रांसलेशन। और राइबोसोम्स हमारे सेल्स के अंदर गोल गोल स्ट्रक्चर्स हैं, इस तरह सब यूनिट्स हैं राइबोसोम्स, वो दरअसल इन प्रोटीन्स को बनाते हैं। अब प्रोटीन्स की कोई अहमियत होगी, सबसे पहले तो ये अमाइनो एसिड जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, ठीक हो गई बात। इसके अलावा अमाइनो एसिड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी है। फिर ये अमाइनो एसिड ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करते हैं, यानी अमाइनो एसिड आपको ग्लूकोज भी बना के देते हैं, प्रोटीन के अलावा ग्लूकोज भी बनती है इनसे। और कुछ यूज होते हैं एज फ्लेवर एनहांसर, यानी जैसे ग्लूटामिक एसिड है, फ्लेवरिंग एजेंट है, खाने वगैरह में एज अ फ्लेवरिंग एजेंट इस्तेमाल होता है। और अस्पार्टेम, जो लोगों को डायबिटीज़ की बीमारी है, तो जिन लोगों को डायबिटीज़ की बीमारी है वो चीनी तो नहीं खा सकते, लेकिन उनको कहीं ना कहीं स्वीटनेस तो चाहिए होती है, मतलब चाय में कुछ स्वीटनेस हो या कहीं पे भी कोई स्वीट टेस्ट चाहिए,
शुगर नहीं ले सकते तो वो एस्पार्टेम ले सकते हैं। एस्पार्टेम दरअसल अमाइनो एसिड है लेकिन ये स्वीटनर है, इसके अंदर फ्लेवर होता है, तो एस्पार्टेम ले सकते हैं। उससे क्या होगा, उनकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल रहेगी, शुगर लेवल भी कंट्रोल रहता है। और जैसे एक और अमाइनो एसिड 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन। अब 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन ये दरअसल एक अमाइनो एसिड है लेकिन इसको एज अ मेडिसिन भी इस्तेमाल किया जाता है, एज अ टैबलेट। ठीक है, जैसे कि आप देख लें डिप्रेशन में बहुत यूजफुल है। अच्छा, अमाइनो एसिड्स जो होते हैं स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ओरिजिन, जैसे कि ये बच्चे को देख रहे हो, छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं इसके पास और ये ब्लॉक को एक दूसरे के साथ जोड़ के बिल्डिंग के बना रहा है। तो ये अमाइनो एसिड का बिल्कुल सेम पॉइंट है कि अमाइनो एसिड के छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और प्रोटीन्स बनाते हैं। और ये जब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ता है तो पेप्टाइड्स, बीच में पेप्टाइड्स आते हैं, बॉन्ड आता है, उस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये इस तरह से लीनियर स्ट्रक्चर भी हो सकता है, बिल्कुल सीधा सीधा, यानी कोई बीच में ब्रांच नहीं है, लीनियर स्ट्रक्चर भी हो सकता है। अच्छा, अमाइनो एसिड क्या करते हैं, अगर आप इनके जनरल स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करें, आपके जिस्म में टोटल 20 अमाइनो एसिड्स हैं। 20 दुनिया की, इंसान की तमाम प्रोटीन हजारों की तादाद में, लेकिन वो हजारों की तादाद में जो प्रोटीन्स हैं उससे सिर्फ 20 अमाइनो एसिड के बने हैं और उस 20 अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर सेम है। ये अगर आप देखें जनरल स्ट्रक्चर, बीच में एक कार्बन होगी, कार्बन, इसके साथ एक लगा दें हाइड्रोजन, ठीक है, एक तरफ होगा अमीन ग्रुप और एक तरफ होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बस ये जनरल स्ट्रक्चर है 20 के 20 अमाइनो एसिड का, यही स्ट्रक्चर है। अमाइन ग्रुप, अमीन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हाइड्रोजन, तमाम अमीनो एसिड के अंदर ये है। सिर्फ फर्क आता है इस कार्बन के चौथे बॉन्ड पे, यहां पे आर लगा होता है। आर का मतलब ये चेंज है, वेरिएबल है, वेरिएबल, ये चेंज होता रहता है, यानी आर चेंज होगा पूरा अमाइनो एसिड बदल जाएगा। ठीक है, अब अगर आप देखें जैसे मैंने बात की कि ये कार्बन है, इसके साथ एक तरफ अमीन ग्रुप लगा हुआ है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है और एक साथ में हाइड्रोजन लगी है, तो 3 बॉन्ड पूरे हैं। चौथा बॉन्ड देखें तो ये अब एक बड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, और इसको हम कहते हैं लाइसीन। यहीं पे इस स्ट्रक्चर में फर्क आता जाएगा और अमाइनो एसिड चेंज होता जाएगा। ये जो कार्बन होती है ना, जो कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जुड़ी है, पहली कार्बन, यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये पहली कार्बन है, दैट इज नोन एज अल्फा कार्बन। अल्फा के बाद आती है बीटा कार्बन, फिर गैमा कार्बन, इस तरह रो कार्बन, ईटा कार्बन। तो एक बात याद रखिए कि व्हाट इज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन कौन सी कार्बन होती है, बायोकेमिस्ट्री के लिहाज से ये बात इंपॉर्टेंट है कि वो कार्बन जो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जुड़ी है, अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, इसके साथ जो कार्बन जुड़ी होगी वो अल्फा कार्बन होगी। और अल्फा कार्बन के साथ आगे कोई और कार्बन जुड़ी है तो बीटा कार्बन है, आगे जुड़ी तो गैमा कार्बन है, इस तरह। तो अल्फा, बीटा एंड गैमा अमीनो एसिड्स आपको यहां से ज्यादा अच्छे समझ में आए। देखिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप, ये अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन भी बीच में आ गई। अब अगर आप ये देख लें, अब यानी अल्फा अमीनो एसिड और बीटा अमीनो एसिड, यहां देख लें, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन है और बीच में गैमा कार्बन आ गई। अच्छा, इसके बाद एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, इस बात को जरा समझिए कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का क्या मतलब है। एसेंशियल को सादा अल्फाज में कहते हैं जरूरी, जो चीज जरूरी हो वो एसेंशियल है। नॉन एसेंशियल क्या होगी, गैर जरूरी, जो चीज जरूरी नहीं है। अब आपने इस बात को समझना है कि क्यों जरूरी नहीं है। गैर जरूरी या नॉन एसेंशियल का इसलिए हम कहते हैं कि हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी खुद से इनको मैन्युफैक्चर कर सकती है, ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, हमारी बॉडी खुद से इन अमीनो एसिड को बनाती है। लिहाजा फूड के लिहाज से, यानी फूड के जरिए बेशक ये अमीनो एसिड ना मिले हमें कोई मसला नहीं है। एसेंशियल वो हैं जो जरूरी हैं, यानी कि ये आपको बाहर फूड से मिलना लाजमी है, ये आपका जिस्म खुद नहीं बना सकता, आपकी बॉडी इन अमीनो एसिड्स को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती, ये आपको बाहर से लाजमी लेने होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर एसेंशियल। अब एसेंशियल हैं कौन कौन से, ये देख लें आप, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनीन, वेलिन, फेनाइल एलानिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन
और मेथियोनिन। ये कुछ हैं आपके पास जो एसेंशियल हैं, जरूरी हैं। अगर ये नहीं होंगे तो आपकी बॉडी नॉर्मल फंक्शन नहीं करेगी। सो अगर आप इसको आसान ज़बान में याद करना चाहें कि आपको ये याद हो, तो आप इस तरह लिखेंगे एलटी टीवी फिल्म। ये याद रखिए, एलटी टीवी फिल्म। एलटी लाइसिन ट्रिप्टोफैन, टीवी थ्रियोनिन और वेलिन, फिल्म फेलाइल एलानिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, मेथियोनिन। इस तरह से आपको ये याद हो जाते हैं। नॉन एसेंशियल तो एक पूरी लिस्ट है, एलानिन, एस्पेराजिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सिलिनोसिस्टीन, सीरीन, ट्राइरोसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ऑर्निथिन, टॉरिन। ये पूरी लिस्ट है नॉन एसेंशियल की, लेकिन ये हमारे जिस्म में होते हैं। The important thing is structure of the amino acid. As amino acid differ in the R group. As I already told you कि एक कार्बन है, ये तमाम, ये मैंने आपको पीछे बताई है ना, ये तमाम, इन सब में एक कार्बन है, एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ी है, एक तरफ अमीन ग्रुप जुड़ा है और एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा है। इन तमाम अमाइनो एसिड्स में ये स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ फर्क पड़ता है यहाँ पे आर ग्रुप में। आर ग्रुप चेंज होगा, अमाइनो एसिड चेंज हो जाएगा। देखिए ग्लाइसिन है, अब ये स्ट्रक्चर बाकी पूरा सेम है, बिल्कुल सेम। हाइड्रोजन लग गई तो ग्लाइसिन है। यहां पे आप देख लें हाइड्रोजन है, एक मिथाइल ग्रुप लग गया तो एलानिन है। सीरीन लग गया तो एक देखें मिथाइल, बाकी सारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। यहां पे सिर्फ क्या हो गया, इस मिथाइल के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गया तो सीरीन। सिस्टीन पूरा स्ट्रक्चर, पीछे पूरा स्ट्रक्चर सेम, जस्ट यहां पे देख लें आर ग्रुप में यहां पे एक सल्फर आ गई, हाइड्रोजन आ गया और एक मिथाइल है तो सिस्टीन। अब देख लें मेथियोनिन, बिल्कुल नीचे का स्ट्रक्चर सेम, ऊपर देख लें स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, पीछे स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में फर्क है तो मेथियोनिन है। फिनाइल एलानिन, ये देख लें, ये आपके पास जैसे स्ट्रक्चर है, नीचे बिल्कुल सेम, यहाँ पे आपके पास मिथाइल ग्रुप है, एक फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल एलानिन बन गई। अब देख लें टायरोसिन, दिस इज हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन, यानी यहां तक तो पीछे फिनाइल एलानिन था, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दें तो हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन और इट इज नोन एज टायरोसिन। अब देख लें ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन का फिर नीचे का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है जैसे हाँ तमाम अमाइनो एसिड में है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बड़ी रिंग्स आ गई हैं तो ये दैट इज अ ट्रिप्टोफैन। अब हिस्टिडीन देख लें आप, नीचे का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम, यहाँ पे एक अलग तरह की रिंग है तो ये हिस्टिडीन हो गई। वेलिन का नीचे स्ट्रक्चर वही है, सेम है, बस यहाँ पे क्या हो गया है, एक ग्रुप चेंज हो गया तो वेलिन। थ्रियोनीन, नो, ये कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर है बाकियों से, दैट इज अ थ्रियोनीन। ठीक है, मेन पॉइंट समझिए कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड है दैट इज सेम। नाउ दैट इज ल्यूसीन, थ्रियोनीन से थोड़ा सा चेंज है, ल्यूसीन है। ठीक है, अब आप देख लें आइसोल्यूसिन, वैसे ल्यूसीन की तरह का है लेकिन थोड़ा बहुत फर्क यहाँ पे भी आ गया तो ये आइसोल्यूसिन है। एस्पार्टिक एसिड, नीचे का स्ट्रक्चर तमाम अमाइनो एसिड के साथ सेम, ऊपर से चेंज है तो एस्पार्टिक। आर ग्रुप में फर्क है तो एस्पार्टिक एसिड। यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड है, आर ग्रुप चेंज कर लेंगे तो ग्लूटामिक एसिड बन जाएगा, ये सिमिलरली आर ग्रुप चेंज करेंगे एस्पेराजीन बन गई है। इसी तरह नीचे स्ट्रक्चर सबका सेम, दैट इज ग्लूटामीन। नीचे स्ट्रक्चर देख लें सारा सेम है, दैट इज लाइसीन। सारा फर्क देखें आर्जिनिन, सारा फर्क इस आर ग्रुप में आता है, बाकी सारा स्ट्रक्चर इज सेम। प्रोलीन है, अच्छा प्रोलीन का स्ट्रक्चर अगर आप देख लें तो ये बाकियों से थोड़ा डिफरेंट लगता है। इसमें जैसे ये आप देख लें एक रिंग सी बन गई है, ठीक है, तो ये प्रोलीन थोड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर का है। तो जितने भी मेंशन थे अमाइनो, दे हैव द कायरलिटी एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ऑल द ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड। ग्लाइसिन अगर आपने देखी ना तो ये कार्बन थी, हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पे अमीन। नो दैट इज नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अ अमाइनो एसिड। यहाँ पे हाइड्रोजन थी, दैट वाज ग्लाइसिन, यानी आर ग्रुप की जगह जब हाइड्रोजन लग जाए दैट इज ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होता है।
बात होती है कायरलिटी की। कायरल कार्बन कौन सी कार्बन है? ऐसी कार्बन, देखें कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ऐसी कार्बन जिसके तमाम 4 ग्रुप्स अलग अलग हों, दैट इज अ कायरल कार्बन। अब ग्लाइसिन में ऊपर भी हाइड्रोजन थी, नीचे भी हाइड्रोजन थी, तो दैट मीन्स ग्लाइसिन के चारों का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग नहीं थे, तो ग्लाइसिन की कायरलिटी नहीं है। तो ये बात एमसीक्यू के हवाले से याद रखें कि ग्लाइसिन वो वाहिद अमाइनो एसिड है जिसमें कायरलिटी नहीं आती, बाकी सारे अमाइनो एसिड्स कायरल होते हैं। ठीक है, जैसे ये अगर देखें अल्फा कार्बन है तो सिमिलर स्ट्रक्चर है, कायरलिटी आपको मिलती है, आर ग्रुप में चेंज आता है, लेकिन याद रखें ग्लाइसिन का फर्क है, ग्लाइसिन में ऊपर भी हाइड्रोजन होगी और आर ग्रुप भी हाइड्रोजन है, तो वहां पे कायरलिटी आपको नहीं मिलती। नाउ क्लासिफिकेशन देखें, वैसे तो थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स इंसान के जिस्म में पाई जाती हैं। कॉमन अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो आप बेसिक ग्रुप में रखते हो ऑन द बेसिस ऑफ आर सब्स्टिट्यूएंट्स। देखिए 5 ग्रुप बन सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द आर, कि आर ग्रुप के फर्क से 5 ग्रुप बन सकते हैं। एक होते हैं नॉन पोलर, एक होंगे एरोमेटिक, एक होंगे पोलर, तो यानी नॉन पोलर भी हैं और पोलर भी हैं, इसके अलावा एरोमेटिक भी हैं। अच्छा, कुछ होंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड और कुछ होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड। तो बहुत ही सादा सी बात है, 7 अमाइनो एसिड्स क्या हैं? नॉन पोलर है, और 5 अमाइनो एसिड्स हैं पोलर। ठीक है, तो टोटल हो गए 12। इसके बाद 3 उनमें से एरोमेटिक हैं, तो 3 ऐड कर लो तो 15 हो गए, 3 पॉजिटिवली चार्ज है यानी 18, और 2 नेगेटिवली चार्ज यानी 20, तो टोटल 20 बन जाते हैं इस तरह से। तो टोटल अमाइनो एसिड्स होते हैं 20, उसमें से कुछ नॉन पोलर, कुछ पोलर, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव, और कुछ हैं एरोमेटिक। ये देख लें, सबसे पहले आप एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स हैं कुछ, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स यानी कि नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स हैं ये वाले। ठीक है, ये नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स जो हैं एलेनिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, मेथियोनिन, ये सारे नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स हैं। अब एरोमेटिक में ये रिंग जहां पे आ जाती है, इस रिंग को एरोमेटिक रिंग कहते हैं। तो जहां पे ये रिंग आ जाती है दैट इज नोन एज बेंजीन रिंग। तो जहां पे बेंजीन रिंग आ जाती है वहां पे अक्सर एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, तो ये एरोमेटिसिटी है इसमें। ये जो बॉन्ड्स है ना, ये बॉन्ड्स शिफ्ट होते हैं, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये उधर आ जाएगा, ये उधर आ जाएगा, तो ये बॉन्ड्स शिफ्ट होते रहते हैं। तो क्योंकि ये बॉन्ड्स शिफ्ट होते हैं, इस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को हम एरोमेटिसिटी कहते हैं। तो कुछ ऐसे हैं जैसे फिनाइलएलानिन है, टायरोसिन है, ट्रिप्टोफैन है, दीज आर एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। वी हैव चार्ज्ड अमीनो एसिड्स आल्सो, देखिए यहाँ पे चार्ज लगा हुआ है, तो ये जहाँ पे चार्ज आ जाता है ना, these are charged amino acid but they are positive charge, जैसे कि अर्जिनिन, हिस्टिडीन, लाइसिन। कुछ नेगेटिवली चार्ज्ड भी हैं लाइक एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, देखिए नेगेटिव चार्जेस आए हुए हैं। तो जहाँ नेगेटिव चार्जेस भी आते हैं, पॉजिटिव चार्जेस भी आते हैं, तो चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स भी पाए जाते हैं। पोलर, कुछ अमाइनो एसिड्स पोलर हैं। अगर सेरीन में देखें ना, तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, नाउ दैट इज अ पोलर। थ्रियोनिन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। एस्पैराजीन देख लें तो ये एक अमीन ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे भी आपके पास पोलैरिटी है। यहाँ अमीन ग्रुप लगा हुआ है, वंस अगेन इट इज अ पोलर अमाइनो एसिड। एंड सम ऑफ द अमाइनो एसिड दे आर कॉल्ड स्पेशल अमाइनो एसिड, जो स्पेशल केस होता है उनको, जैसे ग्लाइसिन। अब ग्लाइसिन में तो दोनों तरफ पे हाइड्रोजन लगी हुई है। प्रोलीन का टोटल स्ट्रक्चर डिफरेंट था। सिस्टीन एंड सेलेनोसिस्टीन, सिस्टीन में होती है सल्फर, ठीक है, जबकि सेलेनोसिस्टीन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन यहाँ पे सेलिनियम है, सेलिनियम ये अलग है। नेक्स्ट इज पेप्टाइड एंड पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। देखिए एक अमाइनो एसिड है इस तरह से, और एक दूसरा अमाइनो एसिड है इस तरह, तीसरा अमाइनो एसिड है। अब ये एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर दूसरे अमाइनो एसिड के साथ ये जुड़ता है, तो बीच में कोई ना कोई बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये इस तरह से बॉन्ड बनता है, यहाँ पे ये भी पेप्टाइड बॉन्ड है। ज्विटराइन, देखिए ज्विटराइन को समझने के लिए आप कुछ समझिए कि हमारी बॉडी की एक खास पीएच होती है। ठीक है, पीएच का मतलब कहीं ना कहीं पे हमारी बॉडी में एसिड पाया जाता है, कहीं हमारे बॉडी में बेस पाई जाती है। अगर आप देख लें स्टमक, जो हमारा स्टमक होता है वहां पे एसिडिक इन्वायरमेंट है, ठीक है, जबकि जो बेसिक इन्वायरमेंट आपको इंटेस्टाइन में मिल जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसी जगह हो कि जहाँ पे पीएच जो है वो तकरीबन न्यूट्रल आती होगी, ठीक है, तो पीएच बॉडी की बदलती है।
जब बॉडी की पीएच बदलती है ना, तो ये जो अमाइनो एसिड्स हैं या एंजाइम्स हैं या प्रोटीन्स हैं, इनके फंक्शन में भी फर्क आता है। ये फिर पीएच के मुताबिक अपना काम करते हैं। ज्विटराइन क्या होता है कि फर्स्ट कीजिए कि आपके पास अमाइनो एसिड है, अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये नाइट्रोजन है। पीएच के चेंज की वजह से ये नाइट्रोजन क्या करता है, ये इसके पास एक लोन पेयर होता है, यहाँ से ये हाइड्रोजन उठा लेता है। तो इस तरह से NH2 था तो यह NH3 हो जाता है। तो ये हाइड्रोजन उठाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जहाँ से ये हाइड्रोजन उठाइए वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो यानी आयन बन जाता है, आयन। तो हमारी बॉडी की पीएच के ऊपर कुछ अमाइनो एसिड्स इन द फॉर्म ऑफ आइंस पाए जाते हैं, वी कॉल देम ज्विटराइंस। और ये हाइड्रोजन पीएच चेंज होने पे वापस भी दे देता है, तो ये वापस रिवर्सिबल होता है। नाउ व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, इसको समझिए कि बॉडी की वो पीएच वैल्यू जहां पे कोई भी मॉलिक्यूल कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी ना करे। पहली बात कि कोई भी चार्ज ना हो, या पॉजिटिव या नेगेटिव, ना पॉजिटिव चार्ज कैरी करे ना नेगेटिव चार्ज कैरी करे, कोई भी अमाइनो एसिड कोई भी स्ट्रक्चर। लेकिन अगर कोई अमाइनो एसिड कोई स्ट्रक्चर फर्ज कीजिए चार्ज्ड है, क्योंकि आपने देखा कि कुछ अमाइनो एसिड तो चार्ज होते हैं, तो पॉजिटिव चार्जेस मस्ट बी इक्वल टू द नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज एक है तो नेगेटिव भी एक हो, अगर पॉजिटिव चार्जेस तीन है तो नेगेटिव चार्जेस भी तीन हो, यानी ओवरऑल एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो ओवरऑल दैट इज अनचार्ज्ड, ओवरऑल इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल है तो दोनों को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो बॉडी की वो पीएच कि जहां पे कोई भी मॉलिक्यूल अनचार्ज्ड हो, कोई इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी ना करता हो, या फिर नेगेटिव और पॉजिटिव इक्वल हो, उस पॉइंट को आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। याद रखिए ये बात कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट दरअसल पीएच है, आपके बॉडी की पीएच बताता है, ठीक है। तो बहुत जरूरी एमसीक्यू है, इस बात को याद रखिए कि व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो दैट इज द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जहां पे ज्विटराइंस बनते हैं, ज्विटराइंस होते हैं। देन पेप्टाइड्स क्या होते हैं, स्मॉल कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स है। कंडेंस का मतलब यानी दो अलग अलग चीजें आपस में करीब करके एक बड़ी चीज बना देना, दैट इज नोन एज कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये अगर आप देखें, एक अमाइनो एसिड है, दूसरा अमाइनो एसिड है, ये आपस में मिल जाते हैं इस तरह से। वाटर का मॉलिक्यूल ऐड भी हो सकता है, वाटर का मॉलिक्यूल जब अगर फर्स्ट कीजिए रिएक्शन फॉरवर्ड मूव कर रहा है तो वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा, यानी ये और ये आपस में ये वाटर का मॉलिक्यूल बना देंगे, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड आ जाएगा, तो दैट इज अ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। पेप्टाइड बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन के बिटवीन है, ठीक है ना। तो दैट इज कंडेंसेशन, कि वाटर के मॉलिक्यूल के निकलने से एक प्रोटीन बनती है। अगर आप इसको वापस वाटर ऐड कर देना तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, यानी वाटर ऐड होगा और वापस ये अपनी जगह और ये वापस अपनी जगह, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो ये दो भी बन सकते हैं, ट्राई भी और डाई यानी दो हैं, ट्राई भी तीन तीन भी मिल सकते हैं, टेट्रा ओलिगो 3 से 10 तक मिल सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स भी होते हैं 10 से ज्यादा। प्रोटीन्स की अहमियत देख लें तो चिकन में प्रोटीन मिलती है, फ्रेंच फ्राइज यानी आलू वगैरह, बीन्स, ये जो आपके पास जितनी भी खुराकें हैं इन सब में प्रोटीन मिलती है। एंड बायोकेमिकल कंपाउंड्स हैं, पॉलीमर्स हैं अमाइनो एसिड्स के, यानी अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स हैं, छोटे छोटे अमाइनो एसिड लंबी लंबी चेन्स बनाते हैं, काफी सारे अमाइनो एसिड इनमें पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर देखा जाए तो कुछ होते हैं फोल्डेड इनटू ग्लोब्यूलर और फाइब्रस फॉर्म, यानी कुछ सीधे सीधे फाइब्रस फॉर्म में आपके पास होते हैं प्रोटीन्स, कुछ ग्लोब्यूलर फॉर्म्स हैं, यानी इस तरह ग्लोब्यूलर फॉर्म्स में। तो प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर बड़ा डिफरेंट होता है। और बॉडी में देखा जाए थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स हैं, देयर आर सेवरल बायोलॉजिकल फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस हैं प्रोटीन्स के। इंपॉर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स देखें तो सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर, हमारे जिस्म के जो सेल के स्ट्रक्चर्स हैं, साइटोस्केलेटन यानी सेल का बेसिक स्केलेटन प्रोटीन का बना है, चाहे माइक्रोफिलामेंट्स देख रहे हैं या माइक्रोट्यूब्यूल्स देख लें। कॉन्ट्रेक्टाइल मशीनरी ऑफ मसल्स, यानी जो मसल्स हैं, मसल्स के अंदर एक प्रोटीन होती है एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन, ये प्रोटीन्स हैं, ठीक है, इससे मसल्स बनते हैं। हीमोग्लोबिन आपकी बेसिक ब्लड में जो ऑक्सीजन कैरी करता है, हीमोग्लोबिन, वो खुद एक प्रोटीन है। अच्छा, एंटीबॉडीज जो बनती हैं, एंटीबॉडीज जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म बनाती हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज प्रोटीन्स हैं। एंजाइम्स जो बनते हैं, एंजाइम्स रिएक्शन कैटलिस्ट, ये भी प्रोटीन्स हैं। और
कुछ हमारे जिस्म में होते हैं रिसेप्टर्स, बड़े ज़रूरी स्ट्रक्चर्स है रिसेप्टर्स, हमारा पूरा हार्मोनल सिस्टम वगैरह इसी के ऊपर चलता है, तो वो रिसेप्टर दरअसल प्रोटीन्स हैं। एंड मेनी अदर फंक्शंस प्रीवियसली एक्सप्लेन्ड, वो सारे प्रोटीन्स। अगर ये टेबलेटेड फॉर्म में देख लें, कुछ प्रोटीन्स आपको मोटिलिटी वाली मिलती हैं, यानी मूवमेंट में हेल्प करेंगी, कुछ स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, कुछ एंजाइम्स के तौर पे काम करती हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट में हेल्प करवाती हैं, कुछ हार्मोन्स हैं, कुछ सेल सरफेस रिसेप्टर्स हैं, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, कुछ इम्यूनोग्लोब्युलिन्स हैं, पॉइजन्स और टॉक्सिन्स हैं। तो यानी बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स मिलेंगी, हर एक की कैटेगरी अलग अलग है, हर एक का फंक्शन अलग है, कुछ मूवमेंट में हेल्प करवा रहे हैं, स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं, कुछ रिएक्शंस करवाते बॉडी में, एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, हार्मोन्स हैं, इसके अलावा रिसेप्टर्स हैं, जैसे हार्मोन्स के लिए रिसेप्टर वायरस और ग्रोथ फैक्टर्स, इन सब के लिए रिसेप्टर प्रोटीन के बने हुए हैं। सिग्नलिंग जो होती है बॉडी की सिग्नलिंग, ब्रेन की सिग्नलिंग, ये इसके लिए भी कुछ चाहिए, सिग्नलिंग बिटवीन न्यूरॉन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये सारे प्रोटीन्स हैं। अगर आप देखें तो ये जैसे कैटलिस्ट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देख लें, ये आपके पास देख लें एक रिसेप्टर का स्ट्रक्चर देख लें, साइटोस्केलेटन देख लें, तो ये एंटीबॉडीज देख लें। तो यानी कि आपके जिस्म में बहुत सारी प्रोटीन्स हैं और बहुत सारी प्रोटीन्स कोई अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। फिर स्ट्रक्चर, नाउ दैट इज इंपॉर्टेंट। ये जो प्रोटीन के इतनी सारी कैटेगरीज हैं तो सबका स्ट्रक्चर सेम नहीं होता, कुछ इस तरह बिल्कुल सीधे सीधे लीनियर स्ट्रक्चर मिलेगा, कुछ इस तरह फोल्ड्स है, इस तरह से फोल्ड्स है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं, और कुछ जो है टर्शरी स्ट्रक्चर है, यानी कुछ फोल्ड्स आपस में इस तरह से हैं, ठीक है, तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर है। तो प्रोटीन एक स्ट्रक्चर में नहीं है, ये देख लें बिल्कुल सीधा सीधा प्राइमरी स्ट्रक्चर। कुछ ऐसी प्रोटीन्स बॉडी में मिलेंगी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में होंगी, यानी बिल्कुल सिंपल सी लीनियर स्ट्रक्चर बनाती हैं, कुछ सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाती हैं, इस तरह फोल्ड आती है, जैसे एक ये अमाइनो एसिड की चेन है तो इस तरह फोल्ड आ गई दूसरी, फिर इस तरह फोल्ड आ गई तीसरी, तो इस तरह फोल्ड्स आती हैं इनमें, ठीक है, इसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स कहते हैं। और ये जो फोल्ड्स है ना, इसके लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग चाहिए। फोल्ड्स कैसे आती हैं? बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब अल्फा हेलिक्स कुछ इस तरह हेलिकल कॉर्ड लाइक होती हैं, ये हेलिकल स्ट्रक्चर है स्प्रिंग की तरह का, ठीक है। तो ये जो स्प्रिंग होता है, इसकी कुछ बीटा शीट्स हैं, बीटा स्ट्रैंड्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये जो आपके पास आपस में कनेक्टेड होते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और इसमें से 3 से लेकर 10 तक भी अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं। ये आप देखें, अब एक और एग्जांपल है अल्फा हेलिक्स की, कि इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनता है और इस तरह हेलिकल शेप में आते हैं, जैसे टेलीफोन की वायर होती है हेलिकल शेप। और ये देखें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनके बीच में इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही हेलिकल स्ट्रक्चर बना के दे रही है। ये जो बीटा शीट्स है ना, ये 2 तरह की हो सकती हैं, तो पैरेलल, यानी एक शीट इस तरह से, दूसरी शीट भी ऐसे, तो इस तरह से ये बन जाएं, इसमें जो है इस तरह से पैरेलल, या एंटी पैरेलल हो सकती है कि एक ऐसी शीट है, एक ऐसी शीट है, एक ऐसी शीट है, एक ऐसी शीट है। तो ये देखने, ये यहाँ से इस तरह से फोल्ड बनता है, ठीक है, तो ये इस तरह से फोल्ड भी बन सकता है। अब ये जो इस तरह से फोल्ड बन रहा है ना, ये आपके पास एंटी पैरेलल शीट्स हैं। ये देखने आपको एंटी पैरेलल शीट्स यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही हैं। पैरेलल शीट्स देखने, सबकी स्ट्रक्चर, सबकी डायरेक्शन सेम है। तो ये जो बीटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, ये पैरेलल भी हो सकते हैं और एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। देन कम्स द टर्शरी स्ट्रक्चर, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। टर्शरी स्ट्रक्चर जो होता है वो अल्फा या प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर से ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आपको इस तरह से मल्टी डायमेंशनल पिक्चर मिलती है। और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर तो इस तरह, जैसे कि 4 क्वार्टरनरी, 4 को कहते हैं, जैसे ये 4 अलग अलग रिंग्स हैं, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर इंतहा का कॉम्प्लेक्स, लाइक हीमोग्लोबिन का फर्ज कीजिए ये स्ट्रक्चर है, तो ये इंतहा का कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, जिसमें अल्फा स्ट्रैंड्स होती हैं, बीटा स्ट्रैंड्स होती हैं, अल्फा भी 2 होती हैं, अल्फा 1 अल्फा 2, बीटा 1 बीटा 2, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर में भी प्रोटीन्स पाई जाती हैं। तो मतलब ये हुआ कि हमारे जिस्म में प्रोटीन्स जो हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट हैं और सिंपल फॉर्मेशन भी है। तो कुछ जो बिल्कुल सिंपल प्रोटीन्स हैं
जो सिर्फ चेन्स की फॉर्म में है, इस तरह से चेन है, कोई अलग अलग शीटें नहीं है। एल्ब्यूमिन वेरी सिंपल, ग्लोब्यूलिन वेरी सिंपल, ग्लूटिनिन, प्रोलामीन, ये बिल्कुल सिंपल सिंपल शीटें हैं। कुछ होते हैं कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड का मतलब है कि जो है पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और उस पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ कोई और मॉलिक्यूल जुड़ा होता है, यानी प्रोटीन के साथ जैसे देख लें न्यूक्लिक एसिड जुड़ गया या ग्लाइकोप्रोटीन यानी कार्बोहाइड्रेट जुड़ गई साथ, तो ये कुछ ये कॉन्जुगेटेड है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स आपस में मिल के प्रोटीन बनाते हैं। कुछ होते हैं डिराइव्ड प्रोटीन्स, यानी कि सिंपल प्रोटीन्स के ऊपर कुछ एंजाइम अपना रिएक्शन परफॉर्म करते हैं और उनसे कोई अलग तरीके की प्रोटीन्स बनाते हैं, दैट आर नोन एज डिराइव्ड प्रोटीन्स। जैसे आपके पास प्रोटियोजेज हैं, पेप्टोन्स हैं, ये सारे डिराइव्ड प्रोटीन्स हैं। कुछ जो प्रोटीन्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स, सबकी सॉल्युबिलिटी तो अलग होती है। जैसे फाइब्रस प्रोटीन्स हैं जो सीधे सीधे फाइबर्स की फॉर्म में है, अब वो बहुत ही सख्त होते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, पानी में सॉल्युबल नहीं है। जैसे कोलेजन है, अब कोलेजन जो है, कोलेजन आपके बॉडी की मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, पूरी बॉडी कोलेजन की बनी है। जितने भी आपके पास टिश्यूज हैं वो सब में आपको कोलेजन मिलती है, इतनी अबंडेंट प्रोटीन है। और कुछ होती है ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, जैसे मसल्स के अंदर मायोग्लोबिन है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन वगैरह, इस तरह से, तो ये पानी में भी सॉल्युबल होती हैं, दैट्स वाई वो ब्लड में भी हैं। मेम्ब्रेनस प्रोटीन्स हैं लाइक रोडोप्सिन, अब ये आईज में प्रेजेंट है, तो ये मेम्ब्रेन्स की तरह का है और ये अक्सर लिपिड मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा होता है, ये पानी में सॉल्युबिलिटी इसकी कोई नहीं होती। जहां तक बात है फाइब्रस की और ग्लोब्यूलर की, दोनों में सादा सा फर्क है कि फाइब्रस रॉड शेप के होते हैं सीधे सीधे, ग्लोब्यूलर इस तरह से सर्कुलर शेप में आपको मिलते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो दोनों में क्या फर्क है? स्किन देख लें बिल्कुल सीधी है, टेंडन जो मसल्स के ऊपर होते हैं, टेंडन जो बोन से जुड़ते हैं सीधे सीधे होते हैं, हड्डियां हैं, मसल्स हैं, अब इनमें प्रोटीन फाइब्रस प्रोटीन होगी। जबकि आप देख लें इंजाइम्स हैं, अब ब्लड में होते हैं, हार्मोन्स ब्लड में होते हैं, हीमोग्लोबिन ब्लड का है, ये गोल गोल होते हैं, ये ट्रेवल करते हैं, तो दैट्स वाई ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं। फाइब्रस प्रोटीन्स एक्सटेंडेड स्ट्रैंड लाइक, इन धागों की तरह रॉड शेप। कैराटिन देख लें तो बालों में है, अब बाल बिल्कुल सीधे होते हैं। इलास्टिन देख लें, कोलेजन आपकी बॉडी टिश्यूज बनते हैं, कोई सारे कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबर्स हैं मसल्स के अंदर। जबकि ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स आर स्फेरिकल, गोल गोल होते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, एंटीबॉडीज ब्लड में घूम रही हैं, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, ये घूमते रहते हैं, दैट्स वाई ये ग्लोब्यूलर हैं, बड़ी आसानी से घूम लेते हैं। फाइब्रोप्रोटीन्स के अंदर भी कुछ प्रोटीन्स आर कॉल्ड स्क्लेरोप्रोटीन्स, जो फाइब्रस होती हैं, लाइक वी कॉल देम केराटिन जो बालों में है, कोलेजन टिश्यू में, इलास्टिन होती है, फिब्रोइन होता है, दीज आर ऑल स्क्लेरोप्रोटीन्स। और इनके बहुत सारे फंक्शंस हैं, क्योंकि ये सख्त होती हैं, रॉड शेप की होती हैं, तो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। कनेक्टिव टिश्यू, तमाम बॉडी को जोड़ने वाला कनेक्टिव टिश्यू है। टेंडन, एक मसल को एक बोन के साथ जोड़ता है, टेंडन, ये सारे फाइब्रस प्रोटीन्स हैं और इसके लिए काफी सपोर्ट चाहिए। मसल फाइबर्स में, बोन्स में आपको फाइबर प्रोटीन मिलेगा क्योंकि सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं ना ये। फिर अगर आप देख लें कि लॉन्ग फिलामेंट्स लाइक रॉड्स एंड वायर्स स्ट्रक्चर भी बना के देते हैं और स्टोरेज भी करते हैं, और पानी में सॉल्युबल नहीं होते, और यही इनकी प्रॉपर्टी है, इनको सॉल्युबल नहीं होना चाहिए। और ये अक्सर एग्रीगेट की फॉर्म में मिलते हैं, अकेले अकेले नहीं होते, एग्रीगेट्स होते हैं, कहीं पे सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे तो एग्रीगेट की फॉर्म में मिलेंगे आपको। और ख़ास बात, इसके रेजिड्यू रिपीट्स बहुत कम होते हैं। रेजिड्यू रिपीट्स का मतलब है कि जैसे कि अब ये एक है, एक मैं आपको पॉलीपेप्टाइड बना के देता हूँ, तो ये एक अलग अमाइनो एसिड है, तो ये एक फिर से वो रिपीट हो गई, तो ये फिर उसके बाद ये अमाइनो एसिड बन गया, फिर उसके बाद कोई अलग तरीके का अमाइनो एसिड बन गया, फिर से वो एक सर्कुलर अमाइनो एसिड रिपीट हो गया, तो ये रेजिड्यूज है, ये रिपीट हो रहा है बार बार। फाइब्रस अमाइनो एसिड में रेजिड्यू रिपीट्स बहुत कम होते हैं, बार बार एक अमाइनो एसिड रिपीट नहीं होता, यानी नए नए अमाइनो एसिड आते हैं, और इनके स्ट्रक्चर आपस में अक्सर क्रॉस लिंक भी करते हैं। केराटिन चेन्स आपस में क्रॉस लिंक करती हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, और डज नॉट डीनेचर एज इजीली एज ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, मजबूत हैं, अचानक से डीनेचर नहीं होते। जबकि इसके बरक्स देखें, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स जो कि सफेरो प्रोटीन्स है, सफेरो यानी स्फेरिकल शेप के प्रोटीन्स है, ग्लोब्यूलर गोल गोल से, उनकी बात कर लेना तो ये वाटर सॉल्युबल है, मतलब पूरे सॉल्युबल नहीं है बट सम वाटर सॉल्युबिलिटी होती है। इनके कुछ पोलर स्ट्रक्चर्स हैं जो बाहर की तरफ होते हैं, और जो अगर कोई नॉन पोलर स्ट्रक्चर है ना तो वो अंदर की तरफ होता है। तो क्योंकि बाहर से ये पोलर है
तो पोलर सोल्यूशन में ना कुछ सॉल्युबिलिटी शो करते हैं, ठीक है। तो ये कोलॉइड्स बनाते हैं, वाटर में कोलॉइड्स बनाते हैं और तैरते रहते हैं। जो हाइड्रोफोबिक नेचर के हैं ना वो इंटीरियर पे हैं, यानी अंदर की तरफ, और जो पोलर नेचर के हैं हाइड्रोफिलिक वो बाहर की तरफ हैं। दैट्स वाई वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में शामिल हो रहे हैं। एंड फोल्डिंग आती है इसकी इन अ वे के इफेक्ट फंक्शन ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। दैट मीन्स कि ये जो इनकी फोल्डिंग है, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर जो बना के दे रहे हैं, इसका फंक्शन पे बहुत रोल पड़ता है। और फाइब्रस प्रोटीन्स जो सीधे सीधे रॉड लाइक थे, वो जितनी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जितने वो मजबूत हैं, ये उतने स्टेबल नहीं होते, ये मूव करते हैं, ये डिनेचर जल्दी हो जाते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं, इनके अलग ही फंक्शन है। तो ये उतने मजबूत नहीं है, ये आप इनसे सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करवा रहे, ना कोई स्ट्रक्चर बनवा रहे हो। दैट मीन्स कि इनकी आपको इतनी स्टेबिलिटी नहीं रिक्वायर्ड। तो यहाँ तक जो आपके पास था एक काफ़ी सारा इंट्रोडक्शन टू प्रोटीन्स, आपने उसके मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को जाना, टाइप्स को जाना, बॉडी में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आपके मसल, स्ट्रक्चर ऑफ बोन, टेंडन्स वगैरह, कोलाजन, पूरी जिस्म अगर आप देख लें आपस में सेल्स जुड़े हैं तो कोलाजन की वजह से जुड़े हैं, वो एक कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड करके दे रहा है। तो यानी आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन है तकरीबन प्रोटीन्स पे ही चल रहा है, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स। तो यहाँ तक तो आपका एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था प्रोटीन्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म की, कि प्रोटीन मेटाबोलाइज कैसे होते हैं और फिर उनसे आपको एनर्जी कैसे मिलती है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनी क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप, और इंशाल्लाह उस बात का, उस क्वेश्चन का जल्द से जल्द जवाब दें ताकि हम बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकें आपके लिए। दैट्स ऑल।